गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे करंट अफेयर्स में। माय नेम इज सुजीत मिश्रा, आई एम जी एजुकेटर। और आई होप कि आप लोग नहा धो के हमारे करंट अफेयर्स को चाय और कॉफी के साथ एंजॉय करेंगे। तो गाइस, बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है गाइस। ये जो हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स आप देख रहे हैं, बेसिकली इसमें आपको 6 एजुकेटर्स की अलग अलग क्लासेस मिलती हैं, प्री टू मेंस लेवल की। अगर हम क्लासेस की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास मिल रही है, नरेंद्र सर क्लास ले रहे हैं। उसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की 2 क्लासेस आपको मिलेंगी, एक सचिन सर की, एक रोहित सर की। पूरी क्लास मतलब पूरे टॉपिक्स ये लोग पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा क्वांट के लिए हमारे पास 2 एजुकेटर हैं, यश सर हैं और अमित सर हैं। जीए के लिए मैं। ये सारे पूरे कोर्सेज प्री टू मेंस लेवल के लिए बनाए गए हैं और ये पूरा कोर्स आपका 1499 में आपको मिलता है। और साथ ही साथ गाइस, इस कोर्स में खासियत ये है कि ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिड है। इसमें पर्सनल गाइडेंस के लिए हमने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं, जहां पर हमने बैंक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है ताकि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते रहें। तो कंप्लीट पैकेज तो है ही है, साथ में हमने इसमें अपना प्लैटिनम मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये प्लैटिनम मॉक टेस्ट जो हमारा है, मतलब आपको मॉक टेस्ट भी अलग से परचेज नहीं करना है, आपको इसी कोर्स में मिलेगा 1499 में। ठीक है, ये हमारे कोर्स के बारे में था। चलिए, तो इस कोर्स को हम कैसे परचेस करेंगे। तो सबसे पहले गाइज, आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इस कोर्स के पेज पे आ सकते हैं, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल आईडी support@ibpsguide.com पर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। इसके अलावा गाइस, जो भी चीजें हैं आप जानते हैं हमारे कोर्स के बारे में, आपको कोई पर्सनल कांटेक्ट चाहिए तो गाइस आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे आज अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। और ये जो हमारा मोटिवेशनल कोट है, ये थोड़ा था सीरियस वाला है। पहले मोटिवेशनल कोट को मैं पढ़ता हूँ। द मैन हु हैज कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ अदर। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरों का भी कॉन्फिडेंस जीतता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये मैं आपको क्यों सुना। देखिए गाइस, मैं पहले अपने बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, आज से 1-2 साल पहले की बात है, तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स से शेयर करता था। तो जब मैं अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स से शेयर करता था, उसके बाद मैं देखता था कि उसका जिक्र 3 दिन 4 दिन के बाद मेरे पेरेंट्स मुझसे जरूर करते थे। यानी कि आपकी प्रॉब्लम को वो जरूर सोचते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, आप पर जो इफेक्ट आता है ना, वो उन पर भी अफेक्ट आता है। तो गाइस, लोग कहते नहीं है कि समझदार बनो समझदार बनो। तो समझदार बनने का मतलब ये भी एक चीज है कि देखो, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो प्लीज ये प्रॉब्लम आप अपने ऊपर ही रखो। ये आपका कर्तव्य है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को खुशी नहीं दे पा रहे हो तो उन्हें आप गम भी मत दो, है ना। अपनी प्रॉब्लम अपने फेस पर मत आने दो। आपका पढ़ने में नहीं लग रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो चीज़ हमारे फेस पर आ जाती है, वो चीज़ हमारे एटीट्यूड में आ जाती है, और ये हमारे पेरेंट्स पर भी अफेक्ट डालता है। तो जब आप अच्छी तैयारी करते हैं, आप खुश रहते हैं, आप कॉन्फिडेंस रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कॉन्फिडेंस रहते हैं। मतलब इस मोटिवेशनल कोट को मैं रिलेट कर रहा हूं आपके अपने बिहेवियर के साथ, प्लस आपका जो बिहेवियर होगा वो आपके पेरेंट्स पर, आपके फैमिली पर क्या इफेक्ट डालेगा। तो गाइस, इस बात को आई होप कि आप समझेंगे। खुश रहिए, और खुश अब कब रहेंगे, जब आप कोई गलती नहीं करेंगे, आप कोई चोरी नहीं करेंगे। आप अगर मेहनत से पढ़ रहे हैं ना, तो खुश रहेंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपको देख के आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल कोड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब स्टार्टिंग करेंगे अपने करंट अफेयर्स की। और पहली न्यूज हमारी रिपोर्ट और इंडिसेस को होगी। तो लगातार चौथे दिन हमारी स्टार्टिंग रिपोर्ट और इंडिसेस से हो रही है। हालांकि ये रिपोर्ट और इंडिसेस कुछ अलग तरह की है। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है इन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अगर बाहर की कंपनियां इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश करती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब गाइस यहाँ पे सोलर पावर, विंड पावर, इनसे, तो इंडिया को 500 to 700 बिलियन डॉलर का निवेश रिसीव हो सकता है। यानी इंडिया, इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छा किया, और इंडिया का मार्केट इस समय 500 to 700 बिलियन डॉलर का हो चुका है इन्वेस्टमेंट के मामले में। देखिए, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस published a study according to which India has increased its potential of renewable energy investment to 500 to 700 billion USD.
तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसके हिसाब से भारत का जो मार्केट बन गया है अक्षय ऊर्जा का, वो 500 से 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। मतलब इंडिया की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इतनी हो चुकी है। और ये क्यों हुई है? तो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सोलर पावर इन द कंट्री। भारत ने सोलर पावर के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये निवेश की लिमिट बन गई है हमारे देश में। According to the study, the ultra mega solar park in the country have attract foreign capital. तो इस स्टडी में ये बोला गया है कि जो भारत में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क्स है, ये सोलर पार्क जो हैं, इन सोलर पार्क में बहुत सारी फॉरेन की कंपनी इंटरेस्टेड है निवेश करने के लिए। तो बेसिकली सोलर पावर पे इंडिया ने अच्छा किया है। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं। तो भारत की बात करें, भारत के राजस्थान में भदला सोलर पार्क, राजस्थान का, ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है वर्ल्ड में, जिसकी कैपेसिटी 2245 मेगावाट है, ये भी याद रखिएगा। तो पूरे दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड कहां पे है? राजस्थान में, भदला इसका नाम है, और इसकी कैपेसिटी 2245 मेगावाट है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन, मतलब आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया का मार्केट क्यों इतना बड़ा हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क तो इंडिया में ही है। ठीक, चलिए, तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। यानी कि इसमें क्या पढ़ना है आपको ये पढ़ना है कि भारत का जो मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट, वो 500 to 700 बिलियन डॉलर का हो गया है। वो भी बेसिकली सोलर जो ये पार्क है उसकी वजह से। और अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज की बात करते हैं। दूसरा न्यूज हमारा जो है, ये भी एक रिपोर्ट पर है और ये कोविड-19 को लेकर है। तो कोविड-19 महामारी पूरे वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट डालेगी, इस पर एक रिपोर्ट निकाली है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक का लॉस पूरे वर्ल्ड को हो सकता है कोविड-19 की वजह से। तो आइए, हमें एक चीज क्लियर है कि एडीबी ने रिपोर्ट निकाली है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट क्या है वो देखिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट का नाम क्या है? अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट किसने पब्लिश की? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की। तो इन्होंने क्या बोला है, एडीबी ने क्या बोला है कि जो पूरे वर्ल्ड को लॉस हुआ है वो 5.8 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 8.8 ट्रिलियन डॉलर तक का हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी चल ही रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। यानी अगर इसको हम ग्लोबल जीडीपी की बात करें तो यानी कि ग्लोबल जीडीपी का करीब 6.4 to 9.7% का लॉस पूरे वर्ल्ड को होगा। तो अगर आप जीडीपी के हिसाब से देखें तो 6.4% to 9.7%, और अगर आप अमाउंट से देखें तो 5.8 ट्रिलियन to 8.8 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। यानी रिपोर्ट का नाम, किसने पब्लिश किया और इस रिपोर्ट के आउटकम्स क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आपको लर्न करनी है। ठीक, इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें गाइस, तो हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, 68 मेंबर कंट्रीज हैं, और मस्तासुगु अस्कावा ये नए प्रेसिडेंट बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और एडीबी के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो इनका नाम है यासुयुकी सवाडा। ठीक है, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के एडिशनल पॉइंट हमने आपको बताए। चलिए, तो रिपोर्ट और इंडिसेस में हमने आपको दो न्यूज आज दी, एक दी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और एक दी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के बारे में। आगे बढ़ेंगे, सेकंड न्यूज की बात करेंगे जो कि हमारी समिट इवेंट और मीटिंग पर है। तो गाइस, आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से समिट इवेंट मीटिंग हो नहीं रही, और जो भी हो रही है वो वर्चुअल हो रही है ना। जैसे G20 का मीटिंग जो है ये सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया, पूरा वर्चुअली किया, आपको पता ही है। उसके पहले हमने कल पढ़ा कि एससीओ की मीटिंग हुई फॉरेन मिनिस्टर की, वर्चुअली हुई। हमने ब्रिक्स की बात की, वर्चुअली हुई। आइए उसके बाद देखें, तो इंडिया अटेंड कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीट। तो भारत ने कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। भाई, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया हर्षवर्धन जी ने। कॉमनवेल्थ, गाइस कॉमनवेल्थ ये है क्या? तो कॉमनवेल्थ ये वही है जो कॉमनवेल्थ गेम्स आप लोग सुनते हैं ना। तो एग्जैक्टली में कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्री होती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश अंपायर की गुलाम रही हैं। एग्जैक्टली में ये इसका मतलब होता है। तो सारे के सारे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, वर्चुअल हुई, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया उसमें। ठीक है,
तो ये 32वीं मीटिंग थी। इंडिया अटेंडेड द 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मतलब कि ये 32वां एडिशन था, ये भी याद रखेगा। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी 32वीं मीटिंग थी। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, हर्षवर्धन जी ने पार्टिसिपेट किया। ये मीटिंग एक थीम के तहत हुई, और थीम क्या थी? डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, मतलब कि कोविड-19 को साथ मिलकर रिस्पॉन्स करना है, हर कॉमनवेल्थ कंट्री को मिलकर रिस्पॉन्स करना है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स आराम से आप याद कर लेंगे, ऐसे याद कर लो, DACCC, मतलब डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। ऐसे याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि पहली बात कि ये मीटिंग जो थी कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की, कौन सा एडिशन था? तो ये 32वां एडिशन था। इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? तो हर्षवर्धन जी ने किया। उसके अलावा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये 32वीं मीटिंग थी, ये कौन से कंट्री ने इसकी चेयरमैनशिप की? ये जरूरी है। तो मीटिंग वॉज चेयर बाय द फिजी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर इफ्रीमी वाकेनबेटे। इफ्रीनी वॉकेनबेटे, हिंदी देख लो, इफ्रीमी वॉकेनबेटे। तो बस आपको ये ध्यान देना है, फिजी, फिजी के मतलब फिजी ने इसको मतलब होस्ट किया एक तरह से आप कह लो। तो फिजी के हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने चेयरमैनशिप की, उन्होंने अध्यक्षता की इस मीटिंग की। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको लर्न करना है। तो समिट इवेंट मीटिंग में हमने एक न्यूज आपको बताई, हमने कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग की बात की, 32वां एडिशन था, फिजी के हेल्थ मिनिस्टर ने अध्यक्षता की इसकी। ये सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा हमने थीम की बात की, DACCR, मतलब डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ के बारे में बात कर लें। तो बेसिकली ये 54 कंट्रीज का एक ग्रुप है। मालदीव इसमें सबसे नया मेंबर है, 1926 में से बनाया गया था, और ब्रिटिश ने इसका आइडिया रखा था। मतलब वही भाई मैंने क्या बोला था, ब्रिटेन के जितने भी गुलाम देश थे उनका ये एक ग्रुप है, ठीक। चलिए अच्छा और देख लेते हैं। तो अप्रैल मंथ में G20 की एक देखो G20 की कोई मीटिंग हुई, सब वर्चुअल हुई, और सब सऊदी अरेबिया ने ही होस्ट किया, तो इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग एक हुई, ये भी आपका G20 की ही बात हो रही है, ये भी सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया, ठीक। वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 मीट, ये देख लो। तो वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 मीटिंग कहां पर हुई? मीट फॉर बिजनेस, ये यूके, मतलब यूके ने इसे होस्ट किया था बेसिकली। अगर आप इसको देखें तो मतलब कि समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन का मतलब होस्ट किसने किया, ठीक। तो ये यूके ने होस्ट किया था। उसके अलावा देखें, 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसे इंडिया ने होस्ट किया था दिल्ली से। वर्चुअल मीटिंग ऑफ G20, तो गाइस ये वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये भी क्या हुआ? ये भी सऊदी अरेबिया में हुआ था। सऊदी अरेबिया नहीं, यहाँ पे लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एग्जैक्टली में G20 कोई मीटिंग होगी तो सऊदी अरेबिया, ये याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा गाइस बात करें जो इंपॉर्टेंट है, तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ये इसे होस्ट किया था जर्मनी ने इस बार, और प्रकाश जावड़ेकर ने इसे पार्टिसिपेट किया था। तो जो भी मतलब पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होता है, ये इकोलॉजी के लिए होता है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जर्मनी ने इसे होस्ट किया था। इसके अलावा ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, जयशंकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, रशिया ने इसे होस्ट किया था। ये सब अप्रैल की न्यूज है, एक तरह से रिवीजन है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे इंडिया की पहली ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन। तो भारत ने अपने देश में एक ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन बना लिया है, जिसका नाम होगा कोबैस 6800। कोबैस 6800 इंडिया का पहला ऑटोमेटेड कोविड-19 टेस्टिंग मशीन। ये ऑटोमेटिक मशीन है पूरी की पूरी, देखिए। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने देश को डेडिकेट किया कोबैस 6800 RT-PCR मशीन। ये हमारे देश की पहली मशीन है जो हमारे देश में ही बनी है, ठीक। इट हैज बीन प्लेस्ड एट द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली। तो इसको नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के ऑफिस में रखा गया है, कोबैस 6800। इस मशीन की खासियत क्या है कि ये 24 घंटे में 1200 सैंपल को मतलब ये चेक कर सकती है, उसका रिजल्ट दे सकती है। 24 घंटे में 1200 नमूनों का परीक्षण करके परिणाम दे सकती है। और इस मशीन को डेवलप किया है रोशे डायग्नोस्टिक ने।
रोशे डायग्नोस्टिक ने, तो ये भी याद रखेगा। यानी क्या क्या है गाइस, मशीन का नाम क्या रखा गया है, ये किस ऑफिस में रखा गया है, इसको किसने डेवलप किया है, और ये 24 घंटे में कितने सैंपल को चेक कर सकती है। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे जिसको आपको लर्न करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट और रिजाइन की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग हम रिजाइन से कर रहे हैं। तो गाइज हम लोग को पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन थे, रॉबर्टो अजेवेडो। ये बेसिकली ब्राजीलियन एक ब्यूरोक्रेट थे। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2013 में ये पहली बार WTO के चीफ बने थे। पहले 4 साल के लिए अपॉइंट हुए थे 17 तक, फिर उसके बाद 4 साल के लिए ये और अपॉइंट हुए थे, लेकिन अभी 4 साल पूरे हुए ही नहीं, तीसरे साल में ही इन्होंने क्या किया, अपना रिजाइन दे दिया। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि इनका रिजाइन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है, जिन्होंने जो काफी प्रेशर इनके ऊपर दे रहे थे। तो रॉबर्टे अजेवेडो अपने कार्यकाल के 1 साल पहले ही इन्होंने रिजाइन दे दिया। द हेड ऑफ द WTO रॉबर्ट अजेवेडो, इन्होंने 31 अगस्त को अपना इस्तीफा दे, ये 31 अगस्त मतलब इनका लास्ट होगा, इन्होंने रिजाइन दे दिया। और ये 2013 में WTO के चीफ बने थे। ठीक है, तो 4 साल के लिए अपॉइंट हुए थे, फिर ये 4 साल के लिए अपॉइंट हुए थे। यानी ये जो सितंबर है ना, सितंबर में इनका 3 साल पूरा हो जाता, और ये सितंबर 2021 तक रहते, लेकिन इन्हें पहले ही हटाया जा रहा है। और मतलब इन्होंने हटाया ही है भाई, क्योंकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप मतलब से पंगा लिया था, उसकी वजह से इनको हटाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO की बात कर ले, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। मेंबर कंट्री 164 मेंबर कंट्री, 1995 में से बनाया गया था। किसको रिप्लेस करके, तो GATT, गैट को रिप्लेस करके WTO को बनाया गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट हमें याद होगा। आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर आपको हम अप्रैल मंथ में कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने रिजाइन दिया हो या रिटायरमेंट लिया हो, तो नोटेड चाइनीज वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हाई जंपर झैंग गुओई, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीफन ओकीफ, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। इसके अलावा तमास अजान, ये इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे करप्शन के, तो इन्हें हटा दिया गया है। उसके अलावा सना मीर की बात कर लें, पाकिस्तान की फीमेल क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। डेनमार्क की ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर मैथियास बॉय, इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट का। तो ये कुछ अप्रैल मंथ के रिटायरमेंट हैं जो हमने आपको रिवीजन करा दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे हम लोग अपने एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। शिवदास मीना, शिवदास मीना अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो शिवदास मीना को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो शिवदास मीना अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। शिवदास मीना ये चेयरमैन बने हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अपॉइंटमेंट की 2 न्यूज कंप्लीट हो गई, और अब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेवल के न्यूज की बात करेंगे। तो हमारे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात बोली थी, और उनका अनुसरण करते हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने भी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। योजना क्या है, आइए इसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपानी जी। इन्होंने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। ये योजना बेसिकली स्मॉल शॉपकीपर और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है, जिन्हें सबसे ज्यादा लॉकडाउन ने हिट किया है। छोटे दुकानदार या ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम आई है। स्कीम का नाम क्या है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इस योजना में क्या है, तो इस योजना में 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, कोलैटरल फ्री का मतलब वो भी विदाउट सिक्योरिटी। तो छोटे शॉपकीपर और जो ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको बिना किसी सिक्योरिटी के 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा एट 2%, 2% की ब्याज पर 3 साल के लिए। 1 लाख रुपए का लोन, बदले में इन बिजनेसमैन को, इन दुकानदारों को 2% का ब्याज देना है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ये लोन का अमाउंट है। ठीक है, मतलब 3 साल बाद आपको वापस करना है। ठीक, अब देखो, the beneficiaries will have to make only one application to avail the loan from the state and district cooperative banks and credit agency। मतलब जिसको भी लोन लेना है वो सिंपल सा बस एक एप्लीकेशन लेकर बैंकों के पास जाए, उसको लोन मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन लेके आपको जाना है, बदले में कुछ भी आपको नहीं लेके जाना है। इसके अलावा they would not have to pay any installment during the moratorium period for the first 6 months। और देखो, 3 साल में पहले 6 महीने तो इन्हें बोला फ्री कर दिया गया है,
कि मतलब 3 साल में भी देखो, मतलब यानी कितना हो गया, इन्हें केवल 2.5 साल का ब्याज देना है। 6 महीने का ब्याज तो इनका सरकार देगी, तो पहले 6 महीने इन्हें कोई ब्याज नहीं दे रहा है, मतलब 7वें महीने से इनको लोन का इंटरेस्ट पे करना है। ये भी अच्छी बात है बहुत, है ना। चलिए, तो गुजरात के स्कीम की बात कर ली। आइए अप्रैल मंथ में गुजरात के ही कुछ पॉइंट की बात कर ले। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA टू द हेडक्वार्टर इन गांधीनगर गुजरात। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गांधीनगर गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का स्टैब्लिशमेंट किया है, क्योंकि गाइज वहां गिफ्ट सिटी कहां पे है, वहीं पर है, इसीलिए। ठीक, और देख लें, गुजरात गवर्नमेंट ने एक यूनिक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसे हम उम्बरे आंगनवाड़ी डोर स्टेप आंगनवाड़ी कह रहे हैं। मतलब एक स्कीम है जिसमें आंगनवाड़ी की महिलाएं जो लॉकडाउन में फंसे बच्चे हैं, लेबर क्लास के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर बिस्किट या बनाना या फल फूल जो भी है वो डिलीवर करेंगे। तो इस स्कीम का नाम याद रखिएगा, उम्बरे आंगनवाड़ी स्कीम कौन से स्टेट ने शुरू की? गुजरात स्टेट ने शुरू की। ठीक, और देख लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च द 3rd एडिशन ऑफ द सुजलाम सफलम जल संचय अभियान। तो मतलब कि मानसून से पहले गुजरात के जो डैम वैम हैं, जो झील बील हैं, उन्हें गहरा किया जाता है ताकि पानी का स्टोर ज्यादा किया जा सके। गुजरात गवर्नमेंट अपॉइंटेड नोडल ऑफिसर्स फॉर वेरियस स्टेट टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड पीपल। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अपने राज्य में जो भी इनके राज्य के नागरिक हैं, जिन जिन राज्यों फंसे हुए हैं, तो उन राज्यों से इन्हें अपने लोगों को वापस लाने के लिए नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। ठीक, इसके अलावा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बिकम द फर्स्ट स्टेशन ऑफ द इंडियन रेलवे टू इंस्टॉल अ वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। मतलब प्रॉपर एक टनल था जिसके थ्रू मतलब जिसमें लोग जाकर अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट न्यूज में एक तो हमने गुजरात की न्यूज आपको दी, अब दूसरी न्यूज जो है वो झारखंड से आ रही है। तो झारखंड का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसने दूरदर्शन से एग्रीमेंट किया है। तो दूरदर्शन चैनल पे अब क्या होगा, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, क्लास 1 to 12 प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। आपको ये पूरी न्यूज दिखाते हैं, देखिए। तो झारखंड के स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दूरदर्शन से कोलैबोरेशन किया है और अब दूरदर्शन पे ऑनलाइन क्लासेस दिखाई जाएंगी और एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाए जाएंगे टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन टू स्टूडेंट ऑफ द स्टेट थ्रू वीडियो एंड थेमेटिक लेक्चर्स। सिंबल सी भाषा में झारखंड और दूरदर्शन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो अब जो क्लासेस चलेंगी वो दूरदर्शन पे लाइव चलेंगी। देखिए और देख लीजिए, The special educational lecture are designed for students from class 1 to 11, 12 to 12। ये आपको लर्न करना, यानी कौन से क्लास, देखो पहला झारखंड स्टेट दूरदर्शन से एग्रीमेंट हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी क्लास 1 to क्लास 12, इतना पॉइंट ध्यान देना। उसके बाद देखो, द प्रोग्राम इज स्केड्यूल ऑन द रीजनल डीडी चैनल, मतलब कि प्रॉपर डीडी पे नहीं, डीडी झारखंड जो रीजनल चैनल है उस पर चलेंगे क्लास, और फ्री डिश टीवी पे चलेंगे क्लास। इन क्लास की टाइमिंग 10 बजे सुबह से लेके दोपहर में 2 बजे तक है और 5 दिन ये क्लास चलेंगे, 10 से 2 5 दिन रीजनल डीडी चैनल और फ्री डिश टीवी पे क्लास चलेंगे। ठीक है, देखो तो झारखंड की बात कर ले, कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है यहाँ की। ठीक है, तो आपने गुजरात की बात कर ली, आपने झारखंड की बात कर ली, 2 स्टेट के बारे में 2 न्यूज आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक अप्रूव $1 बिलियन सोशल प्रोटेक्शन पैकेज फॉर इंडिया। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के लिए $1 बिलियन की राशि अप्रूव कर दी है। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर वर्ल्ड बैंक भारत को $1 बिलियन की हेल्प कर रहा है फॉर द सोशल प्रोटेक्शन पैकेज। ठीक, द सोशल प्रोटेक्शन पैकेज जो ये आएगा एग्जैक्टली में ये 2 शिफ्ट में आएगा इंडिया में। ये जो $1 बिलियन है ये 2 शिफ्ट में आएगा। तो पहली शिफ्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब कि फिस्कल 20 मतलब कि 2020-21 में आएगी और ये 750 मिलियन होगी। और दूसरा जो शिफ्ट है वो क्या होगा, वो 250 मिलियन का है वो, और वो कब आएगा, वो 2021 के फिस्कल ईयर में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक बार में 750 और एक बार में 250। हालांकि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप टोटल अमाउंट पढ़ लो, $1 बिलियन का अमाउंट दे रहा है वर्ल्ड बैंक इंडिया को, इतना पढ़ लीजिए आप। ठीक, चलिए वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, 189 कंट्री मेंबर कंट्री है और इसका पर्पस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
आइए दूसरे न्यूज की गवर्नमेंट स्कीम न्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। तो ये कौन सी न्यूज है हमारी, वो देख लीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो गाइज मतलब कि आगे आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे देश से चावल का निर्यात हो, क्योंकि चावल हम ऑलरेडी काफी पैदा करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, देखो तो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, एक फोरम बनाया जाएगा राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू द राइस एक्सपोर्ट। यानी भारत सरकार चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक चावल निर्यात संवर्धन मंच बना रही है, स्थापना कर रही है। ठीक है, देखो अब जो ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम होगा, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करेगा, एपेडा, एपीईडीए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके अंतर्गत काम करेगा। अब ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड क्या है, देखो न्यूज तो आपको समझ आ गई कि चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बना रही है, और ये फोरम एपेडा के अंतर्गत काम करेगा। अब ये अपेडा क्या है, देखो तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमारे देश की अपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो हमारे देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उनको एक्सपोर्ट को प्रमोट कौन करता है, एपीईडीए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक पार्ट है, उनके अंतर्गत काम करना डिपार्टमेंट है। ठीक है, एपीईडीए का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, आगे देखें। तो एपीईडीए को 1986 में बनाया गया। ये गवर्नमेंट एजेंसी है, हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका है, और इसके चेयरमैन है श्री पवन कुमार बोरथा। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में एक न्यूज हमने आपको ये दी। अब दूसरा न्यूज देखिए, तो भारत सरकार ने अपने देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को बनाया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रियों का एक समूह बनाया था, और इस मिनिस्टर समूह ने क्या किया है, अपना जो इनका जो मतलब कि रिकमेंडेशन है वो सरकार को दे दिया है। तो आइए जानते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या क्या बोला है। देखिए सबसे पहली बात, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी थी, इसे लीड कौन कर रहा था, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी को लीड कर रहे थे थवरचंद गहलोत जी। ठीक, तो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या क्या आउटकम है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, द फॉलोइंग प्रपोजल्स वेयर मेड बाय द ड्राफ्ट, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट को दिया है उसमें क्या क्या प्रपोजल्स हैं। पहला प्रपोजल, द ड्राफ्ट हैज proposed the land pooling method. The model is being used in Greenfield Airport. देखो द लैंड पूलिंग मेथड क्या है, तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग मॉडल पे काम करना चाहिए। तो लैंड पूलिंग मॉडल का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हमारे ही मिर्जापुर से जो हमारा गांव है, हमारे ही रिलेटिव वो दिल्ली में गए काम करने के लिए। ठीक, आईजीआई एयरपोर्ट पे वो काम करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, अपने ही गांव के कुछ लेबर, कुछ जो खाली लोग थे, उनको वो लेकर एयरपोर्ट पे लगाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक एजेंसी खोली जिनका काम क्या था, एयरपोर्ट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको प्रोवाइड करना। और जब तक आईजीआई एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ था, उनके पास 3000 लोग थे ऐसे। तो उनका काम क्या था, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, बड़े बड़े एयरपोर्ट पे लेबर को सप्लाई करना। ये वही बात हो रही है, लैंड पूलिंग मॉडल हम उसी को बोलते हैं कि प्रॉपर एजेंसीज के थ्रू क्या हो, लेबर्स को सप्लाई किया जाए यहां से वहां, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने। मतलब भारत सरकार को अपनी खुद की एजेंसी बनानी चाहिए। जैसे किसी प्राइवेट फर्म को जरूरत है तो भारत सरकार अपने पास से लेबर की सप्लाई करे, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा क्या बोला गया, इसके अलावा इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने बोला है कि मनरेगा को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि मनरेगा के जो लेबर है, अगर उनका स्किल डेवलप हो जाएगा तो वो केवल रूरल एरियाज में ही काम नहीं कर सकते, वो आगे जाकर इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, इंटरप्राइज में काम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आप रिवर्स रेपो रेट अभी 0 कर दीजिए कुछ दिन के लिए। तो रिवर्स रेपो रेट 0 हो जाएगा तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट ही नहीं करेगा, बैंक अपना पैसा मार्केट में डालेगा सीधे। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। इसके अलावा इस ड्राफ्ट कमेटी ने बोला है कि एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए। हमारे देश में सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो ऑफलाइन फॉर्म में काम करता है, ऑफलाइन में काम करता है।
तो एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन होना चाहिए हर चीज, ठीक है। और देख लें, इसके अलावा इस कमेटी ने बोला है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है इनको कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है जिससे इस इंडस्ट्री को फायदा होगा। और इसके अलावा माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर फंड होना चाहिए, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर है उनको अभी कोई दिक्कत हो तो इस फंड से उनके ऊपर पैसे खर्च किए जाए। और देखिए, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मतलब द ड्राफ्ट है सजेस्टेड टू इनरोल एवरी माइग्रेंट वर्कर अंडर द प्रोग्राम। तो हर माइग्रेंट वर्कर को इस मतलब कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वो मिलना चाहिए, मतलब कि इसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो ये सजेशंस दिया है इस कमेटी ने, एक बार सजेशन फिर से देख लीजिए। लैंड पूलिंग मेथड पे काम होना चाहिए, मनरेगा को स्किल डेवलपमेंट से मर्ज करना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिवर्स रेपो रेट जीरो करना चाहिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री का दर्जा फूड प्रोसेसिंग को मिलना चाहिए, माइग्रेट वर्कर के लिए वेलफेयर फंड होना चाहिए, और सारे माइग्रेट वर्कर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मर्ज कर, मतलब उनको ये सर्विस देनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन थे जो हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, और अब बात करेंगे गोल स्कीम की। ये गोल स्कीम जो है, ये गोल स्कीम आई है फॉर द डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ। यानी गोल स्कीम किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ट्राइबल यूथ को डिजिटल स्किल, मतलब डिजिटल चीजों को सिखाने के लिए एक स्कीम आई है, देखिए यहाँ पे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च द गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद द फेसबुक एट अ वेबिनार इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में एक वेबिनार के थ्रू हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने गोल स्कीम लॉन्च की है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो बेसिकली ये जो गोल स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का है, मतलब जो ट्राइबल पीपल हैं उनको डिजिटली स्किल किया जाए, और इसमें फेसबुक साथ देगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या इस क्वेश्चन बन सकते हैं, तो गोल का फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। गोल स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। इस गोल स्कीम में गवर्नमेंट का पार्टनरशिप कौन करेगा, तो फेसबुक करेगा। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बेसिकली गोल, ये जो स्कीम है ये ट्राइबल पीपल को डिजिटली स्किल करने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक बार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। तो अर्जुन मुंडा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और इनके अंडर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, रेणुका सिंह सरुता। हेडक्वार्टर दिल्ली है, और 1999 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम में न्यूज नंबर 4 की बात करेंगे। तो भारत सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है डेयरी सेक्टर के लिए, और इस स्कीम में 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन है जो कि डेयरी का वर्क करता है, तो अगर उसने बैंक से लोन लिया है फॉर द वर्किंग कैपिटल, ठीक, लोन लिया है, तो उसको 2% का ब्याज कम देना पड़ेगा। अगर बैंक बोलता है कि भैया आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, तो इस डेयरी वाले बिजनेसमैन को 8% का इंटरेस्ट देना है, किसको, बैंक। तो 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर भारत सरकार की योजना आई। देखिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग has introduced a new scheme, interest subvention on the working capital for dairy sector। और कितना इंटरेस्ट सबवेंशन, 2% का, ठीक। तो जितने भी मतलब प्रॉपर जो ये फार्मर्स हैं जो कि मतलब डेयरी का वर्क करते हैं, उनको इसमें फायदा मिलेगी। तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट दे रही है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, डेयरी सेक्टर के लिए। और इसके लिए 100 करोड़ रुपीस का बजट पास किया गया है, ठीक है। फिर समझ लो, डेयरी, बस माइंड में बैठा लो कि डेयरी सेक्टर के लिए स्कीम आई है जिसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है। टोटल बजट 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने इसमें दिया। तो आगे बढ़ते हुए आपको समझाते हैं कि अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, गिरिराज सिंह जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, संजीव कुमार बलियान जी हैं, ठीक है। तो और प्रताप चंद्र सारंगी जी भी हैं। तो ये दो लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बढ़ेंगे हम लोग एक्स्ट्रा हाईलाइट पर न्यूज नंबर 1 की तरफ। तो 15 मई की बात करें तो इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को। तो इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी कोई थीम नहीं थी तो इसलिए थीम यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है। एक्स्ट्रा लाइट न्यूज नंबर 2 की बात करें तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2020 3rd फ्राइडे इन मई को ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस की बात कर रहे हैं। 15 मतलब कि ये बेसिकली 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और दिस ईयर 15th एनुअल मतलब 15वां एडिशन भी था इस बार। 15 मई को मनाते हैं 15वां एडिशन नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। बेसिकली 15 मई नहीं, ये 3rd फ्राइडे ऑफ मई को मनाते हैं, तो इस बार 3rd फ्राइडे जो है वो 15 मई को था। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली पुलिस लॉन्च इंडिया फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। तो दिल्ली पुलिस ने भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। हेडगियर आप लोग जानते होंगे, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें एक डिवाइस होती है जो आपके हेलमेट पे लगती है, आपके मोबाइल पर वो कनेक्ट होती है और इसमें एक सिस्टम ऐसा होगा कि आप क्या करेंगे, आप लोगों को प्रॉपर इंफ्रारेड की तरह देख पाएंगे, मतलब उनकी बॉडी की हीट की वजह से। तो मतलब दूर से ही आप 15 मीटर तक के मतलब वहां पे जो लोग भी खड़े होंगे उनकी बॉडी हीट, बॉडी टेम्परेचर को आप रीड कर सकते हैं और अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो आप उसको आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने पूरे देश का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। देखिए, तो दिल्ली पुलिस launch India first thermal corona combat headgear to ensure the safety of the frontline warrior and enforce social distancing। तो मतलब बेसिकली आपने देखा कि दिल्ली में और पूरे देश में बहुत सारे पुलिस वाले बेचारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो अब इस हेडगियर से ये होगा कि उन्हें बहुत पास जाने की जरूरत नहीं है, वो दूर से भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये दिल्ली पुलिस और इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन, एक टेक स्टार्टअप कंपनी है, इन्होंने मिलकर किया है। तो दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर टाइप करके ये चीज की है। ठीक है, आगे बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन भी लॉन्च किया है और वो भी जो ये सेम स्टार्टअप मतलब कि इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने ड्रोन लॉन्च किया है। थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन मतलब कि आप समझ ही रहे होंगे, तो इस ड्रोन के थ्रू भी आप बॉडी हीटिंग से पहचान सकते हैं किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को। ठीक है, हालांकि बॉडी हीटिंग बहुत ज्यादा अच्छा वो भी नहीं है भाई, किसी को बुखार है तो बेचारा क्या करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज नंबर 4 की बात करते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत कमीशन, तो गोवा में भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत को कमीशन किया गया। ठीक है, सचेत जहाज का नाम है, देखिए यहाँ पे। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कमीशन किया है। कमीशन का हम समझते हैं ना, जलावतरण, मतलब पानी प्रॉपर डाल दिया गया इनको बना के। तो ये इंडिया में ही बिल्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, नाम है सचेत। इसके अलावा 2 इंटरसेप्टर बोट भी लॉन्च किए गए, एक C450 और एक C451। कहां पे कमीशन किया गया, गोवा में। तो राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप सचेत और 2 इंटरसेप्टर बोट C45 और C451 को गोवा में जलावतरण किया। ठीक, देखिए सचेत तो इसने बनाया, सचेत जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। इसके अलावा जो इंटरसेप्टर बोट C450 और C451 है, इसको लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड हजीरा गुजरात में से बनाया गया। तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। चलिए अब बात करेंगे एमसीक्यूज की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 as estimated by the United Nations Department of Economic and Social Affairs in the latest report। तो इंडिया के लिए इन्होंने 1.2% बोला था, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। आंसर इज -3.2%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Next, how much amount has been sanctioned by the US Center for Disease Control and Prevention for India to support the country in fight against COVID-19 epidemic? तो ये परसों मैंने आपको ये न्यूज कराई थी। तो यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भारत को $3.6 मिलियन की हेल्प करने की बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च द
स्मृति स्कीम, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, मतिर स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज बैरन लैंड इन द स्टेट ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने आपको बोला था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के 6 जिलों से 50,000 बैरन लैंड एक्वायर कर रही है और यहाँ पर बागवानी वाले काम होंगे। वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Under 20 lakh economic package, the government has announced an interest subvention of how much percent on the loan to be given under मुद्रा शिशु। अगर आपने मेरा ये दूसरा वाला वीडियो देखा है जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि शिशु स्कीम के लिए 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। The musical composition United We Fight is an initiative of which Indian body? Guys, मैंने आपको ये पढ़ाया है और ये इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, मैंने हेडिंग में ही ICCR करके बताया था और मैंने फुल फॉर्म भी बताया हुआ है इसका, आप लोग नोट्स को पलट लीजिएगा एक बार। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने इस गाने को बनाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? मैंने ये भी पढ़ाया, शी इज अ लेडी, नाम इज वी विद्यावती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Who has been appointed as the new DG of the Employee State Insurance Corporation? मैंने ये भी आपको पढ़ाया और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राजेंद्र कुमार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। How much amount of additional energy working capital fund has been announced by the Ministry of Finance through NABARD? Guys, आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जो मैंने अलग से 2 वीडियो बनाई थी आत्मनिर्भर स्कीम पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें मैंने पढ़ाया है। तो नाबार्ड को रीफाइनेंस किया जाएगा 30,000 करोड़ रुपए का अमाउंट। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 30,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट, और देखिए ये न्यूज मैंने आपको नहीं पढ़ाई, लेकिन ये न्यूज आपको इतने में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल करेगी। तो इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इस कमेटी को लीड कर रहे हैं हमारे देश के होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आइए, Which of the following UT announced that it will provide a tap water connection to? देखिए ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतने में हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर ने मिशन जल शक्ति के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक अपने स्टेट के नागरिकों को, अपने यूटी के नागरिकों को टैप वाटर कनेक्शन देने की बात बोली है। और इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा भी था। हरियाणा ने अपने लिए बोला है, जम्मू कश्मीर ने अपने लिए बोला है। आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। दिसंबर 2022 अंडर द जल जीवन मिशन, याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, which company unveil India first indigenous hot air seam sealing machine for PPE kit? मैंने आपको परसों न्यूज़ पढ़ाई थी, ये राजकोट की कंपनी है, गुजराती कंपनी है, मैक पावर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Which of the following state chief minister announced that the state will soon develop its own standard operating procedure for the टूरिस्ट विजिटिंग द प्लेस? गाइज ये भी न्यूज मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। तो किस स्टेट ने के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जो टूरिस्ट स्टेट में आएंगे उसके लिए वो अपने खुद का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाएंगे। वो स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट है गोवा। ऑप्शन नंबर सी, गोवा के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, Which of the following state has become the first state to regulate the cultivation of crop by telling farmer what to grow as a part of its pilot project? ये भी मैंने आपको न्यूज नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक लाइन का न्यूज है, यहीं पर कवर हो जाएगा। तो किस राज्य ने बोला है कि जो किसान है उस राज्य के, वो केवल सरकार की बात सुने, सरकार उनको बताएगी कि कैसे कौन सी फसल किस टाइम पर उगानी है। तो ये करने वाला तेलंगाना है पहला राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। Next point, Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has announced emergency liquidity of how much to be infused in the power distribution firm? Guys, ये डिस्कॉम की बात हो रही है, डिस्कॉम की, और डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मैंने आपको पढ़ाया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company has announced a new policy that will allow all of its employee to work? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ा है, ये भी एक न्यूज है जो अभी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ट्विटर ने अपने एम्प्लॉय से बोला है कि आप चाहे तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये केवल कोविड-19 के टाइम का है, आप इसके बाद भी घर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो ये ट्विटर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, तो गाइज ये था हमारा करंट अफेयर शो, खत्म होता है, और फिर हम मिलेंगे आपसे अब वीकली करंट अफेयर्स MCQ सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, और
मैंने जो आपको समझाया, परेशानी आप पर है तो इसे आप ही झेलिए। हालांकि आप कोशिश करिए कि आप परेशान होइए ही ना। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।